अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक थ्योरम करते हैं। द ऑर्बिट ऑफ अ पार्टिकल अंडर अ सेंट्रल फोर्स इज नेसेसरली अ प्लेन कर्व। जो भी एक पार्टिकल ऑर्बिट बनाएगा हमारे पास अंडर द सेंट्रल फोर्स, तो वो डेफिनेटली हमारे पास एक प्लेन कर्व ही बनेगी। ये हमें प्रूव करना है इस थ्योरम में। सो लेट्स प्रूव दिस थ्योरम। सो लेट्स से हमारे पास F एक सेंट्रल फोर्स है विच इज एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m, और ये हमारे पास ओरिजिन है O, और लेट्स हमारे पास दिस इज P, और ये हमारे पास x एक्सिस है। हमारे पास जो फोर्स है वो हम कहते हैं हमारे पास F एक सेंट्रल फोर्स है, और हमारे पास R एक पोजीशन वेक्टर है। नाउ व्हेन F be a central force acting on a particle of mass m and let the origin O be the central force, then R क्रॉस F इज इक्वल टू 0। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हमारे पास जो F एक सेंट्रल फोर्स है इफ एंड ऑल इफ R क्रॉस F इज इक्वल टू 0। सो दैट मीन कि F एंड R एक्ट्स अलोंग द सेम डायरेक्शन। सो वी कैन राइट दिस R एज F इज इक्वल टू, हमारे पास F इज इक्वल टू M ही होता है। वी कैन राइट दिस एज MA इज इक्वल टू 0। सो दिस कैन बी रिटन एज M हमारे पास होगा ऐसे ही, और एक हम लिख सकते हैं dV/dt, और इस dV/dt को हम लिख सकते हैं d/dt इंटू R क्रॉस V। दिस इज वेक्टर क्वांटिटी बोथ आर। ये हम कैसे लिख सकते हैं, हम ये लिख लेते हैं कि अगर हम इसको लिख दें d/dt इंटू R क्रॉस V को हम ओपन कर लें, सो वी कैन राइट दिस एज dR/dt, derivative of first term and second as it is, plus first term as it is and second derivative. So this dR/dt is again velocity plus R cross dV/dt. So ये v cross v is equal to 0 है हमारे पास, और ये हमारे पास बचेगा dV/dt. So R into R क्रॉस dV/dt को हम लिख सकते हैं d/dt इंटू R क्रॉस v। नाउ जब किसी टर्म का हमारे पास डेरिवेटिव 0 हो, दैट मीन कि हमारे पास वो टर्म कांस्टेंट है। सो R क्रॉस v को हम लिख सकते हैं इज अ कांस्टेंट वेक्टर, चूँकि यहाँ पे हमारे पास R क्रॉस v इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो विच इम्प्लाइज कि हमारे पास जो नॉर्मल टू द प्लेन है वो R एंड B से बन रहा है, वो एक कांस्टेंट डायरेक्शन में है। सो R क्रॉस v है द कांस्टेंट डायरेक्शन। This is only possible when the particle moves along a plane curve. जब हमारे पास किसी एक प्लेन कर्व में पार्टिकल मूव कर रहा होगा, तो देन ही हमारे पास जो R क्रॉस V होगा वो एक कांस्टेंट वेक्टर होगा। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव कि ऑर्बिट ऑफ अ पार्टिकल अंडर सेंट्रल फोर्स इज नेसेसरली अ प्लेन कर्व। सो हमारे पास ये एक प्लेन कर्व में मूव कर रहा है पार्टिकल। अब हम एक और थ्योरम देखते हैं कि हमारे पास द ऑर्बिट डिस्क्राइब्ड अंडर अ सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स वेरिंग डायरेक्टली as the distance is an ellipse having center at the center of the force. So हम इसको प्रूव करते हैं अब। So let the plane of the orbit be xy plane. अभी हमने ये देखा कि the orbit of a particle which is moving under a central force वो एक प्लेन कर्व में होगा। So इसका मतलब है हम कोई भी प्लेन कर्व ले सकते हैं, और लेट्स से कि हम उसकी प्लेन कर्व को xy प्लेन लेते हैं। देन हमारे पास जो सेंट्रल फोर्स होगी दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू पोजीशन वेक्टर R, और ये हमारे पास नेगेटिव होगी। चूँकि हमारे पास ये फोर्स अट्रैक्टिव है, दैट मीन ये सेंटर की तरफ हमारे पास अट्रैक्ट कर रही है, तो इसका जो डायरेक्शन होगी R की वो माइनस में होगी। नाउ अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करें तो हमें एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लेके आना होता है विच इज़ -k² है। लेट्स से हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। F को हम लिख सकते हैं MA is equal to -k² R. This is the vector. So this can be done as, so A can be written as dV/dt vector R, and this dV/dt को हम d² R over dt², so which is -k² R vector. This can be written as d² x over dt I plus, चूँकि हमारे पास ये एक वेक्टर है, so we can write this as d² y over xy प्लेन में है, इसलिए we can write this as this one -k² xi plus yj। नाउ इस m को हम राइट साइड पे ले जाते हैं। दिस कैन बी डन एज d² x over dt² I plus d² y over dt²
j is equal to minus k square m into xi plus yj. So माइनस के स्क्वायर एम, चूँकि हमारे पास के स्क्वायर भी कांस्टेंट था तो के स्क्वायर एम हमारे पास दोबारा एक कांस्टेंट होगा. इसको अगेन वी कैन राइट इट एज अनदर कांस्टेंट माइनस के स्क्वायर. सो एक्स आई प्लस वाई जे. अब हम लेफ्ट साइड और राइट साइड वाली टर्म्स को इक्वेट कर दें तो आई टर्म और जे टर्म दोनों को अलग अलग हम लिख लेते हैं. सो आई टर्म हमारे पास है डी स्क्वायर एक्स और डी टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर एक्स. और जो हमारे पास जे टर्म्स हैं वो डी स्क्वायर वाई और माइनस के स्क्वायर वाई. डी स्क्वायर एक्स और डी टी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0. और वाई टर्म्स हमारे पास रिटन एज के स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0. सो हम इनको डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं. और इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस k square y is equal to 0. So this implies that कि हमारे पास d square plus k square is equal to 0 है. और this is d square plus k square is equal to 0 from both sides. So d is equal to plus minus ki and d is equal to plus minus ki on both sides, ith and jth term में. इसको अगर हम जनरल सोल्यूशन लिखें इसका तो ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन बन जाता है ए काज ऑफ के टी प्लस बी साइन ऑफ के टी. और हमारे पास जो y का जनरल सोल्यूशन बन जाएगा दिस इज सी काज ऑफ के टी प्लस बी साइन ऑफ के टी. लेट्स से ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है. इन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है. सो इसके लिए हमें इक्वेशन 2 को c से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इक्वेशन 3 को a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं सी एक्स इज इक्वल टू ए सी काज ऑफ के टी प्लस बी सी साइन ऑफ के टी. दैन इसको हम a से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. दिस इज ए वाई. सो ए सी काज ऑफ के टी प्लस ए डी साइन ऑफ के टी. इसको हमने माइनस माइनस एंड देन माइनस एंड दिस विल बी सी एक्स माइनस ए वाई. दिस इज इक्वल टू ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगी तो ये हमारे पास रह जाएगा बी सी माइनस ए डी. कॉमन ले लेते हैं और साइन ऑफ के टी. सो यहाँ से अगर हम साइन ऑफ के टी की वैल्यू निकाल लें विच इज साइन ऑफ के टी इज इक्वल टू सी एक्स माइनस ए वाई डिवाइड बाई बी सी माइनस ए टी. सो ये हमारे पास साइन ऑफ के टी की वैल्यू निकल आई. लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 4. अब हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 में से काज ऑफ के टी की वैल्यू निकालते हैं. सो इक्वेशन नंबर 2 को डी से मल्टीप्लाई कर लें और इक्वेशन नंबर 3 को बी से मल्टीप्लाई कर लें. देन इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें. सो हमारे पास क्या आएगा एक्स डी इज इक्वल टू ए डी cos of kt plus bd sin of kt. और दूसरी इक्वेशन को हम b से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास बी सी cos of kt प्लस bd sin of kt. आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें. ये इक्वेशन हमारे पास कैंसिल हो जाएगी. तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स डी माइनस बी वाई is equal to AD minus BC cos of KT. So cos of KT की वैल्यू अब हमारे पास क्या आएगी XD minus BY divided by AD minus BC. So let's say this is equation number 5. अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों को ऐड कर देते हैं. जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 और 5 थी स्क्वायर लेते हैं इनका एंड ऐड 4 and 5. सो हमारे पास 4 इक्वेशन क्या थी साइन ऑफ के टी और 5 cos ऑफ के टी. हमारे पास क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर के टी प्लस cos स्क्वायर के टी विच इज इक्वल टू सी एक्स माइनस ए वाई और बी सी माइनस ए डी
होल स्क्वायर्ड प्लस XD minus BY divided by AD minus BC होल स्क्वायर्ड। सो इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, दिस साइन स्क्वायर AD प्लस कॉस स्क्वायर AD हमारे पास 1 आ जाएगा। सो दिस वन इज इक्वल टू CX minus AY और BC minus AD स्क्वायर प्लस XD minus BY और AD minus B स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेंट्रल कॉनिक एंड एलिप्स। और यहाँ से हम A, B, C और D की वैल्यूज इनिशियल कंडीशंस जो हमारे पास इक्वेशन में दी होंगी उससे हम फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।